फ्यूल के बारे में कोई भी बस 3 पॉइंट में फ्यूल को डिफाइन कर सकते हैं। सर वो 3 लिक्विड पॉइंट। है सर। लिक्विड है? यस नहीं, सर। लिक्विड तो टाइप हो गया कि ऐसा 3 पॉइंट में आपको डिफाइन करना है। तो चलिए हम भी आपको, अगर हम 3 पॉइंट याद रखें फ्यूल के बारे में, तो ये फ्यूल का पूरा आपका डेफिनेशन है। पहला जो है सोर्स ऑफ एनर्जी। फ्यूल क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला पॉइंट हो गया सोर्स ऑफ एनर्जी। जब भी हम फ्यूल को यस बर्न करेंगे तो वहां से हम लोग को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। फ्यूल को हम लोग क्यों सर। बर्न करते हैं? एनर्जी के लिए। अब एनर्जी यस सर। अलग अलग यूटिलाइजेशन फॉर्म अलग अलग हो सकता है। हम उसको थर्मल फॉर्म में भी कभी यूटिलाइज करते हैं, यानी हीट के फॉर्म में। कभी उसको हम लोग उस हीट के फॉर्म को हम लोग क्या मैकेनिकल फॉर्म में चेंज करके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में बदल लेते हैं, या कभी कभी हमको पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है उसी को, तो हम उसको क्या करते हैं? चेंज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में। लेकिन हम लोग फ्यूल का सबसे मेन यूटिलाइजेशन क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा, कहीं कहीं हम लोग इसको रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। ये देखिए जैसे जो लिखा हुआ, बट ऑल्सो एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये चीज कहीं कहीं क्या करते हैं हम लोग? रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज करते हैं इसको। ठीक। तो दूसरा चीज फ्यूल के बारे में, इसमें क्या होता है? फ्यूल क्या चीज से बना होता है? कंटेनिंग कार्बन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कार्बन जो क्या होगा? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा इसमें। कार्बन जो होगा वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होगा, यानी कार्बन ज्यादा, कार्बन का क्वांटिटी क्या होगा इसमें? हाईएस्ट होना चाहिए। बाकी जो भी क्वांटिटी, जो भी इसमें एलिमेंट हो, उन सब के रेस्पेक्ट में क्या हो? कार्बन का क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा होगा, या बोलिए कि मैक्सिमम होगा कार्बन का क्वांटिटी सभी में। 2 पॉइंट हो गया। तीसरा चीज, अब मान लीजिए कार्बन का क्वांटिटी तो ज्यादा है, लेकिन हम उस क्वांटिटी को इकोनॉमिकल फॉर्म में यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो भी ये हमारे यूज के लिए, हमारे लिए यूजेबल नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास ऑयल तो है, पेट्रोल है, डीजल है, या मान लीजिए हमारे पास रॉकेट फ्यूल ही पड़ा हुआ है, लेकिन हमको तो चलाना है उससे बाइक, तो वो हमारे लिए उस समय फ्यूल का काम नहीं करेगा। फ्यूल तो है वो, बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी भी वो है, कार्बन कंटेंट भी है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन इकोनॉमिकल वे में कर पाए तभी वो फ्यूल एज ए फ्यूल हमारे लिए वर्क करेगा। तो क्या होगा? जो तीसरा टर्म है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए उसको बस एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, कि कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली इन डोमेस्टिक या इन इंडस्ट्रियल पर्पस। डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल पर्पस में हम उसको इकोनॉमिकली वे में क्या करने? यूटिलाइज करें, तो वो हो जाएगा हमारा क्या? फ्यूल। तो 3 पॉइंट क्या हो गया बताइए? सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, कार्बन रिच कंपाउंड होता है, और उसका हम यूटिलाइजेशन इकोनॉमिकल वे में उससे एनर्जी को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो कहलाएगा हमारा फ्यूल। बाकी जो है कि जो डेफिनेशन है आपके बुक में जो लिखा हुआ है कि केमिकल फ्यूल इज एनी सब्सटेंस यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड पावर बाय कंबशन। जब हम उसको बर्न करेंगे तो वो क्या करेगा? हीट या पावर हमको क्या मिलेगा? तो जो मेन 3 पॉइंट है कि वो क्या है? ये कार्बन रिच कंपाउंड है जो कि बर्न करने पर हमको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, और वो जो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो हमारे लिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, उस चीज को हम लोग बोलेंगे फ्यूल। उसके बाद फ्यूल को क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो अकॉर्डिंग टू देयर ऑकरेंस वो कैसे पाया जाता है? तो नेचुरल एंड उसके बाद प्रीपेयर्ड। तो नेचुरल जो हो गया, नेचुरल से हम प्रोसेस करके यानी प्रीपेयर्ड करते हैं, यानी उसमें कुछ इंप्योरिटीज होते हैं, उस इंप्योरिटी को क्या करते हैं? हम रिमूव करते हैं। तो नेचुरल जो होगा वो थोड़ा जो नेचुरली पाया जाता है उसमें कुछ इंप्योरिटीज भी होगा, उसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी उसका क्वालिटी जो प्रीपेयर्ड है उससे कम होगा।
तो जो नेचुरली डायरेक्ट हमको जिस फॉर्म में अगर पाया जाता है उसको हम लोग अगर लेते हैं तो वो कहलाएगा हमारा नेचुरल यानी प्राइमरी फ्यूल, प्राइमरी। और अगर हम उससे प्रोसेस करके और प्रिपेयर करते हैं तो वो हमारा कहलाएगा सेकेंडरी। तो ये तो बेसिस रहा कि अकरेंस के बेसिस पे। दूसरा जो हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, यानी किस स्टेट में हम उसको एकत्रित करते हैं, आइदर इन लिक्विड, सॉलिड या गैसियस स्टेट। इन्हीं तीनों स्टेट में जनरली सब्सटेंस पाए जाते हैं, तो इन्हीं तीनों स्टेट में हमको फ्यूल भी मिलेगा। कुछ फ्यूल हमको सॉलिड स्टेट में प्राप्त होता है, कुछ लिक्विड स्टेट में और कुछ गैसियस स्टेट में। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग करके हम उसको चेंज भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट भी कर लेते हैं या उसको सेपरेट भी करते हैं। लेकिन जिस स्टेट में हमको प्राकृतिक तौर पे नेचुरल वे में हम उसको प्राप्त करते हैं, उस बेसिस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, बेस, गैसियस स्टेट हो जाएगा। तो ये तो रहा कि फ्यूल का क्लासिफिकेशन। तो हम स्केल कौन सा यूज करते हैं इस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं कि प्राइमरी फ्यूल है या सेकेंडरी फ्यूल है। या फिर दूसरा है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर भी हम लोग सब डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। या फिर ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टेट ऑफ एग्रीगेशन, यानी किस फॉर्म में हम उसको एकत्रित कर रहे हैं नेचर से, उस फॉर्म में तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिल के सॉलिड हो जाएगा। और लिक्विड का जो है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे डीजल हो गया, आपका पेट्रोल हो गया, ये सारा जो मिलके एक साथ लिक्विड हो जाएगा। गैसियस में वैसे ही नेचुरल गैस, कोल गैस, कोक ओवन गैस, फिर वाटर गैस, ब्लास्ट फर्नेस गैस, ये सब क्या हो जाएगा, एक टाइप हो जाएगा। तो ये तो रहा फ्यूल और उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्वालिटी ऑफ फ्यूल। फ्यूल का जो है क्वालिटी कैसे डिसाइड करते हैं, तो फ्यूल के क्वालिटी के लिए हम लोग 2-3 टर्म यूज करते हैं। पहला जो है इग्निशन। इग्निशन कहने का मतलब कि प्री हीटिंग ऑफ फ्यूल, कितना मतलब एनर्जी हमको उसको चाहिए, जितना हम उसको हीट करें तो वो क्या हो जाए, इग्नाइट हो जाए, यानी बर्न करने लगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया, इग्निशन टेम्परेचर। तो कैसा फ्यूल हम लोग को अच्छा माना जाना चाहिए, जिस फ्यूल को हम ज्यादा टाइम तक हीट करें तब वो जले, या जिस फ्यूल को हम तुरंत हीट करें और वो बर्न हो जाए, या फिर नेचुरली हम से थोड़ा सा भी अगर उसको, जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम हो या जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हो, दोनों में से, या जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, यानी ना उसको ज्यादा हीट करना पड़े और ना ही उसको बिल्कुल कम ही हीट पर वो इग्नाइट हो जाए। तो तीन क्लास हो गए, जिसका एक इग्निशन टेम्परेचर कम हो, एक मॉडरेट हो और एक हायर हो। तो तीनों में से कौन सा फ्यूल जो होगा सुटेबल होगा और हमारे लिए जो है सबसे बेस्ट रहेगा। इग्निशन टेम्परेचर ना तो ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। अगर बीच का है तो हमको क्या फायदा होगा उससे, सर धीरे धीरे से मतलब जलेगा और ज्यादा एनर्जी देगा, वो हमको लेट तक काम करेगा। अच्छा, ये कोल तो बर्न कराए होंगे या जलते हुए देखे भी होंगे? यस सर। जलाते हुए देखे हैं, जब शुरू में जलाया जाता है तब? यस सर। कितना टाइम लगता है? सर शुरू में जलाते हैं तो टाइम लगता है, कुछ टाइम लगने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जलता है, फिर तब आग आता है धीरे अच्छा से। धीरे, हाँ। और अगर वही आप एलपीजी का अगर स्टोव जलाना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? वो तुरंत जल जाएगा। यस सर। हाँ, तो अगर आपको खाना ही किसी को बनाना है तो किस पे बनाना सहूलियत रहेगा, एलपीजी पे या फिर कोल पे? सर कोल इधर सस्ता पड़ता है, एलपीजी महंगा पड़ता है। नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आसान किस पे रहेगा? अगर मान लीजिए आपके पास दोनों है तो फिर एलपीजी पे आसान होता है सर। एलपीजी पे आसान रहेगा, यानी लेकिन एलपीजी को एक प्रॉब्लम एलपीजी के साथ ये भी है कि वो थोड़ा उसमें सेफ्टी भी ज्यादा रखना पड़ता है।
यानी उसको प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ेगा, लीकेज वगैरह उसमें नहीं होना चाहिए। हम गैस स्टोव वगैरह को खुला नहीं छोड़ सकते, अगर खुला छोड़ेंगे तो क्या होगा, वो खतरा हो जो है सकता है। खतरा हो सकता है। तो जिसका इग्निशन टेम्परेचर अगर बिल्कुल कम है या लोअर है, तो उसके लिए हमको प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म फॉलो करना पड़ता है कि उसको कैसे हम स्टोर करेंगे। ठीक है, इसीलिए एलपीजी को आप देखे होंगे कि सिलेंडर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, उस सिलेंडर का एक्सपायरी डेट लिखा रहता है। कभी आप देखें कि कोयला वगैरह जहां या लकड़ी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका कोई एक्सपायरी डेट लिखा हुआ हो, उसका नहीं होता है। तो क्या होता है, जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा उसको बर्निंग करने में हमको उतना कम टाइम तो लगेगा, लेकिन उसको हमको स्टोरेज करने में भी उतना ही कठिनाई होगा, उतना ही प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेट अगर यूटिलाइज करते हैं, ताकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर या इससे थोड़ा बहुत ऊपर, रूम टेम्परेचर से ऊपर नीचे टेम्परेचर पे हम उसको यूटिलाइज कर पाए। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर में किसी फ्यूल में अगर वो बर्न हो जाता है, उसमें इग्नाइट हो जाता है अगर वो फ्यूल, तो वो हमारे यूटिलाइजेशन के लिए, हमारे यूटिलाइजेशन में, उसको यूटिलाइजेशन में हमको काफी दिक्कतें होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको स्टोरेज करने में हमको परेशानी होगी। तो हमको लो इग्निशन टेम्परेचर का फ्यूल भी नहीं चाहिए। हाई इग्निशन टेम्परेचर, अगर पता चले कि आज हमको काम है और हम उसको इग्नाइट करने के लिए जितना हमको वहां से हीट एनर्जी मिलेगा उससे ज्यादा हीट एनर्जी हमको देना ही पड़ जा रहा है, या उससे लंबा टाइम तक हमको उसको हीट ही दे रहे हैं, तो उतने देर में तो हमारा काम ही खराब हो जाएगा। तो हाई इग्निशन टेम्परेचर भी नहीं चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, दोनों इस कंडीशन में कि हमारा टाइम और हमारा स्टोरेज, इन दोनों को से जो है प्रॉपर हमारा तालमेल बिठाकर हमको ऐसा फ्यूल चूज करना चाहिए कि हमारा स्टोरेज में भी दिक्कत नहीं हो हमको और हमारा सेफ्टी भी बना रहे। ठीक है, तो हम मॉडरेट क्यों चुनते हैं, ताकि उसके जो है हम उस जितनी भी हीट एनर्जी अगर उससे मिले, उस हीट एनर्जी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाए, हमको टाइम भी रीजनेबल टाइम लगे उससे हीट एक्वायर करने में, और जो है कम से कम हमको, मतलब जो इग्निशन के लिए हीट या इग्निशन के लिए हमको उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़े, हीटिंग करना पड़े। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है मिनिमम टेम्परेचर टू प्री हीट द फ्यूल टू इग्नाइट, यानी उस फ्यूल को इग्नाइट होने से पहले तक हमको कितना अमाउंट ऑफ हीट देना पड़ रहा है, वो कहलाएगा उस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर। ठीक, इग्निशन टेम्परेचर समझ में आ गया, नहीं यस समझ सर। में आया, ठीक। तो अब जैसे बोलते हैं कि कोल जो है ये सस्ता पड़ता है, तो सस्ता क्यों पड़ता है, वहीं एलपीजी है वो बोलते हैं कि महंगा पड़ता है, जबकि दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही है, दोनों निकलता वह माइनिंग से ही है। जबकि हमको गैसेस को निकालने में आसानी पड़ती है बशर्ते कि पेट्रोलियम और कोल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि गैसेस जो है वो प्रेशर के कारण खुद ब खुद भी निकल जाएंगे, या उसमें जाकर वहां से किसी मैकेनिकल टूल्स वगैरह मीडियम से उठाकर नहीं लाना पड़ेगा, उसको हम लोग पंप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लिक्विड और गैसियस फ्यूल को हम लोग अर्थ से होल करके पंप कर सकते हैं, पूरा का पूरा हमको वहां से रास्ता नहीं बनाना पड़ेगा निकालने के लिए, पहला चीज। दूसरा चीज है कि इसको जो है एक जगह से दूसरे जगह जो ले जाने वगैरह के लिए भी हमको प्रॉपर अरेंजमेंट करना पड़ता है गैसियस फ्यूल। लेकिन जो सॉलिड फ्यूल है कोल वगैरह, उसको हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देखे भी होइएगा कि न्यूज में सुने भी हो गया कि, और जिनका कोल माइंस के पास अगर घर वगैरह है वो देखे भी होइएगा कि बड़े बड़े उसमें जो ट्रेन वगैरह होता है जिसमें बहुत सारे डिब्बे लगे हुए होते हैं, उसमें पूरा का पूरा कोयला भरा हुआ होता है, उससे जा रहा होता है। जबकि आप दूसरा देखेंगे कि पेट्रोलियम वाला या फिर जो गैसेस वगैरह जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट होता है, उसका प्रॉपर एक सील्ड वेसल्स होता है, जिसको वहां पे कॉशियस भी मैसेज लिखा रहता है कि इनफ्लेमेबल गैस है
इसके पास कोई भी ऐसे लाइटर वगैरह या फिर फ्लेमेबल चीज लेकर नहीं जाना है। ये सारा चीज कॉशियस मैसेज वहां पे लिखा रहता है। तो जो गैसियस फ्यूल है जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम है उनको हमको प्रॉपर स्टोर करना पड़ता है, उसमें स्टोरेज प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण तो क्या था कि जो गैसियस फ्यूल है उसको ट्रांसपोर्टेशन, उसके रख रखाव, इन सब चीजों में हमें काफी कॉस्ट लग जाता है, इसलिए वो कॉस्टली पड़ जाता है। जैसे आपको एक सिलेंडर ही लेके आना है, आपके पास आना है, तो एक सिलेंडर का जो एक कॉस्ट तो पड़ेगा ही कुछ ना कुछ, उस सिलेंडर का मेंटेनेंस कॉस्ट भी पड़ेगा, उसको रिफिल करना पड़ता है प्रॉपरली, तो उसके लिए एक अलग सा सेटअप या मशीनरी सेटअप होना चाहिए, प्लांट होने चाहिए, उस प्लांट के पास उसको स्टोर करने के लिए स्पेशल जो है सिलेंडर्स वगैरह होते हैं, उसको रिफिल करने के लिए स्पेशल मशीन्स चाहिए। तो जो प्रोसीजरल स्टेप्स हैं उस गैसियस फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसके कारण क्या होता है कि उसका कॉस्ट धीरे धीरे इंप्लीकेट होते जाता है, ऐड होते जाता है और वो बढ़ते जाता है। तो ये सब कुछ रीजन है जिसके कारण क्या है कि जो हाई कैलोरीफिक, जो लो इग्निशन टेम्परेचर जिस फ्यूल का होता है उस फ्यूल को थोड़ा हमको स्टोर करने में प्रॉब्लम होता है। और खासकर गैसेस वगैरह का इग्निशन टेम्परेचर जो होता है लो लेसर होता है, उससे आपको थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड का, और उससे थोड़ा ज्यादा, और सबसे ज्यादा आपका सॉलिड फ्यूल का होता है, जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए हुए हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। तो गैसेस का इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम, उससे ज्यादा लिक्विड का, और उससे ज्यादा आपका सॉलिड फ्यूल का। इसीलिए सॉलिड को रखने वगैरह में जैसे वुड हो गया, पिट हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, इन सबको स्टोर करने में हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कोई घर का कोई कोना खाली होना चाहिए जहां पे हम इसको डंप कर सकें। उससे जो दूसरा चीज होता है लिक्विड, तो लिक्विड को स्टोरेज में हमको लिक्विड को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है, कंटेनर चाहिए। कंटेनर भी ऐसा होना चाहिए कि ऊपर से सील उसको ढक सके, नहीं तो क्या होगा धीरे 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 वेपराइज भी होता है। बहुत लोग को आप सुने भी होइएगा कि ज्यादा टेम्परेचर में गाड़ी खड़ा मत करो, नहीं तो बाइक में से क्या हो जाएगा, तेल कम हो जाएगा, ऑयल जो है पेट्रोल जो है उड़ जाएगा। ऐसा आपने भी सोचा है क्या कभी? ऐसा होता है? इतना चतुराई कभी किए हैं आप भी? सर मार्केट प्लेस में अगर या फिर कहीं भी चौराहे में अगर रखना पड़ा गाड़ी, तो उसमें तो कोई दूसरा कोई रीजन मुझे क्या रखना चीज ही में? पड़ेगा ना। हाँ हाँ, वो तो रखना नहीं मार्केट तो वगैरह या लोग फिर क्या, कहीं हाँ मार्केट पर चाहे ऑफिस में, जहाँ नहीं है ऑप्शन तो वहां क्या कर सकते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन नहीं, हम दोनों चीज मिलाकर चलते हैं, हमारे पास ऑप्शन और फैसिलिटी होनी चाहिए। अगर फैसिलिटी नहीं है तो हम उसी चीज में काम चलाते हैं जितना हमारे पास है रिसोर्स। इसी को बोलते हैं इंडिया में कि वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से हम उसको लिमिटेड रिसोर्सेज को अपने आप को वो फैसिलिटी प्रोवाइड करा लें उस चीज को इम्प्लीमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए सबसे इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर का जो बताने का आपका जो ये चीज हुआ, ये है मोटो कि इग्निशन टेम्परेचर होता क्या है। इग्निशन टेम्परेचर का जो मतलब है वो है उसके फ्यूल के बर्निंग से पहले जो हम उसको हीट करते हैं ताकि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचे और वो वहां पे क्या हो जाए, बर्न हो जाए। जब बर्न होना स्टार्ट होगा तो जो रेस्ट ऑफ द फ्यूल होंगे वो उसी बर्निंग से अपना इग्निशन टेम्परेचर क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, और वो कंटिन्यूअस बर्निंग आगे होता रहेगा। जैसे आप क्या करते हैं, एक बार स्टोव के, एक बार जो एलपीजी स्टोव होता है उसको आप लाइटर से इग्नाइट करते हैं, एक स्पार्क निकलता है उस लाइटर से, और वो क्या करता है उस गैस से जैसे ही संपर्क में आता है बर्निंग शुरू हो जाता है। उसके बाद स्वतः वो जो बर्निंग जो हो रहा है उसी से जैसे जैसे फ्यूल अंदर से आते जाता है वो इग्निशन टेम्परेचर अचीव करते जाता है और वो क्या होता है, बर्न होते जाता है। उसके बाद जो रहा इग्निशन के बाद दूसरा चीज है कैलोरीफिक वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फ्यूल का दूसरा उसके बाद जो वैल्यू है कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? कैलोरीफिक नोट्स में ऐसे लिखा भी हुआ है, कोई बताएंगे कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? मतलब सर 1 किलो फ्यूल जलाएंगे तो वो हमको कितना एनर्जी देगा?
हाँ, यूनिट मास फ्यूल, इसको हम लोग केजी में भी रिप्रेजेंट करते हैं या ग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे तो ग्राम होता है, ग्राम में आपको दिया रहता है कैलोरी पर ग्राम या कैलोरी पर केजी, ऐसे भी रहता है। और तो वही यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर हमको जितना एनर्जी मिलेगा वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो एक नॉर्मल कंडीशन है, आपने देखा हर जगह सुनते हैं कि आइडल और नेचुरल, आइडल एंड प्रैक्टिकल। जैसे गाड़ी के ही केस में आप देख लीजिए, बाइक के केस में बाइक सब कोई ऑपरेट करते हैं, बाइक से जाने पहचाने भी होते हैं कि हम लोग पूछते हैं कि माइलेज कितना देगा, यानी कितना जो है उसका जो एनर्जी, जो टॉर्क जनरेट कर रहा है इंजन, वो कितना कन्वर्ट हो पा रहा है आपको वर्क में, वो चीज। तो ये आइडल कंडीशन एक होता है कि वो आपको बुकलेट वगैरह पे लिखा रहेगा कि 70 का, 80 का, किसी किसी का 90 का, 100 का भी लिखा रहता है, लेकिन बोलते हैं कि ऑन रोड ये कम देता है। तो वो होता है उसका एक्चुअल, वहां पे बहुत सारा चीज मैटर करता है। तो उसी तरह कैलोरीफिक वैल्यू में भी एक, इसके भी दो टाइप होते हैं, दो प्रकार हो गए। एक जो हो गया आपका कि आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन पे ये कितना जो है इसका कैलोरीफिक वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं हम ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा जो हो गया वो है कि एक्चुअल कंडीशन पे कितना वैल्यू देता है। जैसे कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए जब हम उसको फ्यूल को बर्न करते हैं, तो फ्यूल बर्न करने के बाद सबको फिर रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं जो बर्न होता है, और वो जब कूलिंग होता है तो उसके जितना हीट जनरेट हुआ उसी हीट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जो हीट कन्वर्ट हुआ उसी हीट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि वो कितना कैलोरी हीट जनरेट हुआ, वो उसका कहलाता है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जो एक्चुअल होगा उसमें क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे भी सब्सटेंस होंगे या एलिमेंट्स होंगे या ऐसे भी सब्सटेंस इसमें उस फ्यूल में होंगे जो बर्न नहीं होते हैं, जो वोलेटाइल होते हैं, जिनको कूल करना पॉसिबल नहीं है। जैसे वाटर वेपर, वाटर वेपर जो है वो वहां से क्या होगा, जैसे ही फ्यूल बर्न होगा अगर कुछ भी उसमें मॉइस्चर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज फॉर्म में होके वहां से हट जाएगा। तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये दोनों चीज, जो आइडियल कैलोरीफिक वैल्यू और एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू, इसके ये जो सब टाइप है इसमें हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम अपने फ्यूल को रिलेट कर लेते हैं उसके कैलोरीफिक वैल्यू से, जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल हम लोग वो चीज दिए हैं। तो जब कैलोरीफिक वैल्यू है वो कैसे कोरिलेट होता है, तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल टू सप्लाई हीट। फ्यूल का क्या कैपेसिटी है कि वो कितना हीट सप्लाई कर पाता है, ये उसके कैपेसिटी से डिपेंड करता है कि कितना हीट वो सप्लाई कर रहा है, ये कोरिलेट होता है कैलोरीफिक वैल्यू से। लेकिन ये हमारे फ्यूल सॉलिड, लिक्विड एंड गैस से कैसे होता है, तो देखिए सॉलिड जो होता है उसमें नॉन कंबसिबल मटेरियल जो होता है, जो कि कंबसन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो जब नॉन कंबसिबल मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो यूनिट वॉल्यूम में जो फ्यूल कंबसन कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या होगी, ऑटोमेटिक है कि कम हो जाएगी। उसमें दोनों क्वांटिटी, ये नॉन कंबसिबल ज्यादा है इन रेस्पेक्ट ऑफ अदर फ्यूल, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। तो उस कंडीशन में हमारा जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो लिक्विड एंड गैसियस के कंपैरेटिव कम होगा। तो सॉलिड का कैलोरीफिक वैल्यू कम होगा, लिक्विड का कैलोरीफिक वैल्यू सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा और गैसेस के रिस्पेक्ट में कम होगा। और गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हमारे लिक्विड एंड सॉलिड के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगा। यानी लिक्विड का सबसे जनरली कम होता है, गैसियस का मॉडरेट, और लिक्विड का मॉडरेट एंड गैसियस का मैक्सिमम। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट, किसी भी फ्यूल में तीन तरह के मटेरियल लगभग पाए जाते हैं। ये कैलोरीफिक वैल्यू,
हाँ, तीनों का एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। देखिए, तीन चीज है आपके पास, तीन तरह के फ्यूल है, सॉलिड कैटेगरी का, लिक्विड कैटेगरी का एंड गैसियस कैटेगरी का। आप जब गैस बर्न करते हैं तो उसमें जो रिसिडुअल मटेरियल है, जो बचा हुआ पार्ट है बर्निंग के बाद, वो क्या मिलता है? केवल गैसेस। वो हो सकता है सीओ के फॉर्म में, CO2 के फॉर्म में जनरली मिलेगा। तो यहां पे कोई भी सॉलिड वेस्ट मटेरियल नहीं बचता है, यानी इम्प्योरिटी जो है वो लोवेस्ट है गैसियस के फॉर्म। इम्प्योरिटी जो है वो सबसे कम है। लिक्विड में आप जब देखेंगे तो गैसेस के रेस्पेक्ट में, गैसेस फ्यूल के रेस्पेक्ट में जो इम्प्योरिटी है, जो बचा हुआ मटेरियल है, वो थोड़ा ज्यादा होता है। जैसे आप साइलेंसर का भी जो पोर्शन देखेंगे तो वहां हल्का ब्लैक ब्लैक सा लग जाता है, अगर उसको साइलेंसर को अगर सही से साफ किया जाए तो। गैसेस तो निकल जाता है वहां से, डिस्चार्ज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, लेकिन कुछ जो है अनबर्न्ड पार्टिकल वहां पे रह जाते हैं। वो अनबर्न्ड पार्टिकल यानी कैटेगरी ऑफ लिक्विड फ्यूल जो हम लोग देखेंगे डीजल और पेट्रोल के, वो ऑक्टेन नंबर के कंसेप्ट में, वहां पे कि क्या क्या उसमें इम्प्योरिटी होता है, किस तरह के फ्यूल को हम 100% मानते हैं और किस तरह के 0% मानते हैं, उनका मिक्सचर लेके हम लोग करते हैं। तो लिक्विड फ्यूल में है कि इम्प्योरिटी जो है, जो रिसिडुअल जो एलिमेंट्स हैं, वेस्टेज जो है, वो थोड़ा सा गैसेस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। यानी मास तो सबका हम सेम यूनिट ही ले रहे हैं, यूनिट वॉल्यूम ले रहे हैं, उसी वॉल्यूम को बर्न करके उसका कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो गैसियस में बहुत कम सब्सटेंस बच रहा है, लिक्विड में उससे बर्न होने के बाद थोड़ा ज्यादा सब्सटेंस बच रहा है, और सॉलिड में आप देखेंगे कि यहाँ एस बचता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? राख भी बोलते हैं सर, पता है ना? यानी तो अलग अलग लैंग्वेज के होंगे तो फिर अलग अलग उनके यहाँ फिर अलग अलग चीज भी बोला जाता होगा। ठीक है, तो जो रिसिडुअल मटेरियल बचता है बर्न होने के बाद, जलने के बाद, वो सॉलिड में सबसे ज्यादा, उससे कम आपको लिक्विड में, और सबसे कम गैसियस में। तो यानी सॉलिड में जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है, वैसे सब्सटेंस जो कंबसन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो इन रेस्पेक्ट ऑफ लिक्विड एंड गैसियस कम है। ठीक है, वैसे ही जब हम लिक्विड के कंडीशन में हैं तो वो सॉलिड से कंबस्टिबल सब्सटेंस ज्यादा है लेकिन गैस से कम है, वैसे ही गैस में सबसे ज्यादा है। तो ऑटोमेटिक है कि सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होगा? CV, सॉलिड का, गैस का। अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो करें, इसके नीचे CV कैलोरीफिक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से हम उसको ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा CV ऑफ गैसियस फ्यूल का, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल का, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ लिक्विड फ्यूल का, और सबसे लेसर जो अमाउंट होगा कैलोरीफिक वैल्यू, वो होगा सॉलिड फ्यूल का। यहाँ शायद हमने गलत लिख दिया, तो S से लिख देते हैं सॉलिड के लिए और इसको L से लिख देते हैं लिक्विड के लिए। ये चीज समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि among the following which have lesser calorific value, solid, liquid, gas, all of the above, तो किसका कैलोरीफिक वैल्यू सबसे कम होगा? सॉलिड का। वहां क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, क्वांटिटी अगर होगा तो कंपैरेटिव में अगर हम लेते हैं तो एक क्वांटिटी को हम लोग सेम करते हैं तो वहां जगह क्या होगा? मासेस या वॉल्यूम उसका हम लोग सेम करेंगे। तो सेम वॉल्यूम का अगर कैलोरीफिक वैल्यू अगर चेक करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल का, तो गैसियस का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा, मॉडरेट बीच में आएगा लिक्विड का, और सॉलिड का सबसे कम। लेकिन स्टोर करने के लिए, हमको उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे आसान पड़ता है सॉलिड, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद गैसियस। ठीक है, तो यहां हम लोग डिस्कस किए तीन चीज, दो चीज, इग्निशन टेम्परेचर,
कैलोरीफिक वैल्यू। तीसरा जो पॉइंट हो गया इसमें वो होगा इसमें पाए जाने वाले सब्सटेंस। तो इसमें भी तीन तरह के सब्सटेंस पाए जाते हैं। एक कंबस्टिबल, चलिए हम COM.B ही लिख रहे हैं क्योंकि हमको माउस से थोड़ा लिखना पड़ता है। दूसरा है नॉन कंबस्टिबल यानी वोलेटाइल। नॉन कंबस्टिबल तीसरा टाइप हो जाएगा ये वोलेटाइल। तो ये फ्यूल में तीनों चीज ये पाए जाते हैं। कंबस्टिबल वैसे सब्सटेंस जो कंबस्टिबल में पार्टिसिपेट करते हैं, वोलेटाइल जो पार्टिसिपेट तो करते हैं लेकिन वो कंबाइन होके क्या चीज में, जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो वो वहां से वेपराइज हो जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। तीसरा है नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ये सब्सटेंस जो है आपको रिसीड हो जाएगा, रह जाएगा, बच जाएगा, ये आपको कंबशन में पार्टिसिपेट नहीं होगा, ये कंबशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ एसेस, एस के फॉर्म में, राख के फॉर्म में आपको वहां पे रह जाएगा। तो इसके कारण ये दोनों जो सब्सटेंस है आपका बी एंड सी, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों आपको लोअर करेगा आपका कैलोरीफिक वैल्यू, लोअरिंग कैलोरीफिक वैल्यू। लोअरिंग कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब कि ये कैलोरीफिक वैल्यू को रिड्यूस करेगा, यानी जो कैलोरीफिक वैल्यू इनका हम जो अपने टाइप ऑफ फ्यूल को जो सेपरेट किए हैं कि किस में कैसा क्या कंडीशन होगा, तो वही चीज है जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू का था। तो उसमें सॉलिड में वोलेटाइल सब्सटेंस और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है इनका क्वांटिटी जो है सॉलिड में लिक्विड एंड गैसियस के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा, लिक्विड में मॉडरेट होगा और गैसियस में सबसे कम होगा। तो उसी के कारण इनके कैलोरीफिक वैल्यू पे भी असर पड़ता है। कंबस्टिबल सब्सटेंस का अगर क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण उस फ्यूल को आफ्टर बर्निंग भी हमको मैनेज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहां एस जनरेट हो जाएगा, एस बचेगा, रेसिडुअल मटेरियल बचेगा, उस रेसिडुअल मटेरियल को भी क्या करना पड़ेगा, हमको प्रोसेस करना पड़ेगा, उसको वहां से रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और या फिर उसको कहीं ऐसे जगह पे हमको डंप करना पड़ेगा। तो इस फ्यूल को स्टोरेज में प्रॉब्लम होता है, स्टोरेज में एडिशनल कॉस्ट हमको खर्च करना पड़ता है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी है जो क्वालिटी ऑफ फ्यूल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जो है कैसे निकालेंगे, 46, चलिए आज वो नहीं रखते, बस केवल कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी देखना पड़ेगा इसका। तो कैलोरीफिक वैल्यू जो है फ्यूल के इफिशियंसी के बारे में बताता है, और ये टोटल जो है हीट रिलीजिंग कैपेसिटी ऑफ द फ्यूल, जो हीट रिलीजिंग कैपेसिटी है, कितना हीट वो जनरेट कर सकता है, कितना हीट वो लिबरेट कर सकता है, इस कैपेसिटी को वो डिफाइन करता है। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू जिस फ्यूल का होगा उस फ्यूल को जो है कम क्वांटिटी खर्च करने पे भी हम उतना एनर्जी हम लोग एक्वायर कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं उस फ्यूल से। तो उस फ्यूल को हमको स्टोरेज में भी कम स्पेस लगेगा, कम हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। लेकिन इन सब चीजों के साथ एक चीज और वहां पे मायने रखता है कि वो फ्यूल का जो है स्टोरेज तो हमको कम करना पड़ रहा है, कॉस्ट भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन कम होगा क्योंकि लेसर क्वांटिटी हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा।
उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा है। अगर इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट है तभी हम उसको इजीली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नहीं तो हमारा उसको यूटिलाइज करने के लिए स्पेशल कंडीशन और उस जो कंडीशन जितना उस फ्यूल को जो है रिक्वायर्ड होगा इग्निशन टेम्परेचर, उससे कम टेम्परेचर पर हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो बहुत सारे गैसेस वगैरह जो होते हैं उनको इसीलिए क्या किया जाता, बोला जाता है कि इसको हाईली इन्फ्लेबल है और इनको प्रॉपर स्टोरेज की जरूरत होती है, नहीं तो वो जो है एक्सीडेंटल केस कॉज कर सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोग मॉडरेट फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मल कंडीशन में आप लोग जो हम लोग घर वगैरह में पहले यूटिलाइज करते थे जिसमें प्रॉपर गैस वगैरह यूटिलाइजेशन का साधन नहीं होता था, तो हम लोग सॉलिड फ्यूल का ही यूटिलाइजेशन करते थे। जैसे वुड हो गया, डंग हो गया, या फिर कोल हो गया, इन सब चीज का यूटिलाइजेशन हुआ करता था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, हमारा फ्यूल यूटिलाइजेशन करने का भी जो तरीका है वो चेंज होते जा रहा है। पहले हम लोग लेसर अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्यूल जैसे केरोसिन वगैरह यूटिलाइज करते थे, लेकिन अब केरोसिन वगैरह का बहुत कम यूटिलाइज होता है, क्योंकि हम केरोसिन वगैरह को फर्दर प्यूरिफाई वगैरह करके उससे गुड क्वालिटी का फ्यूल वगैरह जनरेट करते हैं। उन सब में क्या था कि कंबशन पार्टिकल जो लेड की मात्रा होती थी वो ज्यादा होती थी, जिसके कारण एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन भी बढ़ जाता। किसी भी फ्यूल में लिक्विड फ्यूल जो होता है आपका, खासकर डीजल और पेट्रोल, उसमें ऑक्टेन नंबर के बारे में आपने सुना होगा। जब हम उसमें कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पे आएगा ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर का मतलब होता है कार्बन की का रेशियो उस मिक्सचर में कैसा है। ऑक्टेन का मतलब होता है कार्बन C8, यानी तो एक सैचुरेटेड कार्बनिक जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग लिखते हैं CnH2n+2। ये कौन सा 2n, n का लिए 16। तो इसको माना जाता है प्योर फ्यूल के फॉर्म में। लिक्विड अगर जितना ऑक्टेन का मात्रा ज्यादा है उतना गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल हम उसको कंसीडर करते हैं, खासकर पेट्रोल के आइसो ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन पेट्रोल का मतलब कि उसमें ऑक्टेन की मात्रा ज्यादा है। जब ऑक्टेन की मात्रा ज्यादा होगी तो वो है उसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा। तो इन सब चीजों को में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग वो कर रहे हैं। फिर एक चीज और है यहाँ पे जो हम कल जो क्लास में रह गया था, वो वाटर का 2 स्टेप आपको बताना था, उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। कल यही एक स्लाइड आपका शायद रह गया है, उसके नीचे बस प्रोसेस है। यहाँ देखिए, कोलाइड जो पार्टिकल है वो पहले जो वाटर में घुले हुए हैं, ये चीज, ये इम्प्यूरिटीज है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोगुलेंट इसमें हम पुट करते हैं, डालते हैं। इसके बारे में हमने बताया था, ये 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में होता है एल्युमिनियम या आयरन का कंपाउंड होता है, और इनऑर्गेनिक में जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। तो इसको ये कोगुलेंट है इजीली पूरे उसमें स्प्रेड हो जाए,
मिल जाए, उसके लिए देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये मोटर लगा हुआ है, और ये मोटर के साथ क्या लगा हुआ है, एक फैन लगा हुआ है या टरबाइन लगा हुआ है यहाँ, ठीक है। ये टरबाइन क्या करता है, रोटेट करके इसको, जो कोगुलेंट है एल्युमिनियम या फिर फेरिक क्लोराइड वगैरह, इसको पूरे टैंक में जल्दी से जल्दी इसको डिजोल्व कर मिला देता है। और ये एलम या जो आयरन इनऑर्गेनिक कोगुलेंट है, ये इस क्लोराइड जो है पाल्स है, इनको क्या करता है, ट्रैप करता है, पकड़ लेता है। ये इनको ट्रैप कर लिया। जब ये ट्रैप कर लिया, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको आसानी से फिर फ्लक्स जनरेशन में उससे हम लोग इसको वो कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जो फिल्ट्रेशन का, इसको हम लोग कोगुलेशन फ्लक्चुएशन बोलते हैं। फ्लक्चुएशन का मतलब जो एक वर्ड होता है, एग्लोमेरेशन भी हम उसको बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, कोगुलेंट को हम लोग उसमें क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं। वो कोगुलेंट क्या करता है, डिस्टेबलाइज पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, उसको पकड़ लेता है, और वो फ्लॉक जनरेट होता है। उस फ्लॉक के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट आउट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, और फिर हम उसको सेडिमेंट होने के लिए छोड़ देते हैं। सेडिमेंट जब हो जाता है तो वहां से हम उसको नेक्स्ट अलग से टैंक में सेपरेट करके उस वाटर को हम लोग आगे प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं। तो ये एक प्रोसेस था। इस प्रोसेस को आपको बस पिक्चोरिकल दिखाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड इसका जो रह गया था वो था कि डेफ। डेफ का मतलब होता है डिसॉल्व एयर फ्लोटेशन, यानी जो एयर है उसमें, एयर जो वाटर है उसमें एयर को पंप करना, उस एयर को पंप करना। तो एयर क्या होगा, उस एयर तो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत हैवीली जल्दी डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन कुछ अमाउंट उसका आसानी से वाटर में ट्रैप हो जाता है, डिसॉल्व होता है। तो हम उसको क्या करते हैं कि पंप के थ्रू नीचे से बबल्स के फॉर्म में एयर को पंप करते हैं, और वहां से वो एयर को कैप्चर कर लेता है। तो इस तरीके से हम उस यूनिट, उस जो वाटर लॉगिंग एरिया है या वाटर बॉडी है, उसमें हम ऑक्सीजन या फिर जो गैसेस है उसको डिसॉल्व कर पाते हैं। लास्ट जो स्लाइड है, ये एक तरफ प्रोसेस दिए हुए, और उस प्रोसेस का क्या हम लोग इंप्लीमेंटेशन करते हैं वो चीज यहाँ पे बताया गया है। तो प्री सेडिमेंटेशन मिक्सिंग, तो ये क्या करते हैं, सॉलिड रिमूवल, यानी जो है स्क्रीनिंग मेथड हो गया। जितने भी स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं वो यहाँ पे किया जाता है। केमिकल ऐड करके उसको क्या करते हैं, इनलार्ज करते हैं, साइज उसका बढ़ाते हैं, और उसको फिर फिल्ट्रेशन मेथड से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड और आयंस हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं या इनसॉल्युबल कंपाउंड में चेंज करते हैं एयर के माध्यम से। एयर उसमें एयरेशन कराकर, फिर उसके बाद डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन भी हम लोग ऑक्सीजन के माध्यम से करते हैं, फिर क्लोरिनाइजेशन भी किया जाता है कि केमिकल को, जो पैथोजेंस है उनको किल करने के लिए। जब हम लोग करने के बाद उस वाटर को, जो सीवेज वाटर है, उसको हम लोग पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो वाटर में इतना ही रह गया था। बाकी अभी नेक्स्ट उसमें फ्यूल का जो है हम लोग बस न्यूमेरिकल इस पूरे चैप्टर में है। ठीक है।
तो नेक्स्ट क्लास की किस सब्जेक्ट का है आप लोग का? फिजिक्स। फिजिक्स। चलिए, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतना ही।